फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है डेब्ट और इक्विटी की रेशो। डेब्ट मीन्स बोरोड फंड और इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है। तो डेब्ट और इक्विटी के बीच में क्या रेशो है, इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जब वो फाइनेंशियल डिसीज़न लेता है, फाइनेंसिंग डिसीज़न, तो कितना पैसा उधार लेना है और कितने के शेयर इशू करने हैं। ये हम फाइनेंसिंग डिसीज़न में पढ़ चुके हैं। और यही डिसीज़न ये तय करता है कि कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो पूंजी होगी कंपनी की, उसमें डेब्ट कितनी होगी और इक्विटी कितनी होगी। इसके साथ ही एक फाइनेंशियल लिवरेज टर्म यूज़ की जाएगी। और फाइनेंशियल लिवरेज टर्म में ये बताया जाता है कि जो डेब्ट होती है किसी कंपनी की, ओवरऑल कैपिटल में वो कितनी रेशो में है, कितना प्रपोर्शन है उसका, कितना अनुपात है ओवरऑल कैपिटल में कंपनी की डेब्ट का कितना अनुपात है। ये फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताती है। देखिए दोबारा एक बार मैं बता दूं, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी के बीच में रेशो होता है, यानी कि कितना उधार लिया और कितने के शेयर इशू करने हैं, इक्विटी शेयर इशू करने हैं। और फाइनेंशियल लिवरेज होती है कि डेब्ट जो है कंपनी की, उसका कंपनी की ओवरऑल कैपिटल में क्या प्रोपोर्शन है, तो वो फाइनेंशियल लिवरेज होती है। क्योंकि कंपनी की ओवरऑल अगर हम कैपिटल देखें तो उसमें डेब्ट भी आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। तो ये अंतर है कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लिवरेज में। अब हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को जब कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीज़न लेता है किसी कंपनी के। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी फैक्टर्स। जैसे कैश फ्लो पोजीशन है, अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, कैश का फ्लो बहुत हो रहा है, इनफ्लो यानी कि पैसा अच्छा आ रहा है, तो उस केस में कंपनी को चाहिए कि डेब्ट इक्विटी रेशो में डेब्ट को प्रेफरेंस दे। ज़्यादा डेब्ट कैपिटल ले सकती है, ज़्यादा उधार ले सकती है, क्योंकि उधार भी चुका सकती है अगर कैश का फ्लो अच्छा है, और उस पर देने वाला जो इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर जो इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, वो भी देने की पोजीशन में होती है। तो इस केस में डेब्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। तो इक्विटी को प्रेफरेंस इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि इक्विटी इशू करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, और कैश का फ्लो अच्छा होने के बाद भी जो खर्चे इक्विटी के होते हैं वो डेब्ट की तुलना में ज़्यादा होते हैं, इसलिए। इसके बाद आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में ये बताती है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जो अर्निंग है कंपनी की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT जिसे कहते हैं, उसमें से कितनी बार इंटरेस्ट को कवर किया जा सकता है। इस रेशो से हमें प्रॉपर एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छी भी होती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हो। तो इससे हमें एक्यूरेट एस्टीमेट नहीं लगा सकते इंटरेस्ट कवरेज रेशो से कैपिटल स्ट्रक्चर का। फिर भी अगर ICR अच्छी है तो डेब्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं DSCR यानी डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो ये भी वही है कि अगर इसमें ये रेशो अच्छी है तो डेब्ट को प्रेफरेंस दो। इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी की एबिलिटी है, कैपेसिटी है डेब्ट को रिटर्न करने की, वो बहुत अच्छी है अगर DSCR रेशो अच्छी है। तो DSCR रेशो होती है कि जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ को ऐड करके जब हम प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, या जो भी हमारा रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, उनको ऐड करके इससे डिवाइड कर देते हैं। इसका फार्मूला काफ़ी बड़ा है, एक बार इसमें से फार्मूला आप अपनी बुक में से ज़रूर इसका देख लीजिएगा। मेन है कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो इफ़ेक्ट ये है कि अगर DSCR रेशो ज़्यादा है तो डेब्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि DSCR रेशो ज़्यादा का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इस पे
कॉस्ट की कंपैरेटिवली, तो इसलिए हम डेप्ट देने की पोजीशन में हैं और पोजीशन कैपेसिटी जो है कंपनी की बहुत अच्छी है। इसके बाद बात आती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उस पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और वो रिटर्न जो हम उधार डेप्ट पे इंटरेस्ट देंगे उससे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डेप्ट नहीं लेना चाहिए, हमें ज़्यादा इक्विटी को प्रेफरेंस देना चाहिए, शेयर इशू करने चाहिए, इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए, डेप्ट को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न कम मिल रहा है ना। तो हमें उधार कम लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट देना बेनिफिशियल नहीं है कंपनी के लिए। और अगर रिटर्न अच्छा मिलता है कहीं इन्वेस्टमेंट करके और हमें इंटरेस्ट डेप्ट पे कम देना पड़ता है, तो हम डेप्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं उस केस में। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में भी यही पॉइंट आ रहा है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब यही है कि जब हम उधार लेते हैं तो उधार के बदले में जो हमें खर्चा करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो डेप्ट को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए, इक्विटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कम है इक्विटी इशू करने के खर्चों की तुलना में, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट की तुलना में, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर कम आ रहा है तो हमें डेप्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें इक्विटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बात आती है टैक्स रेट की। टैक्स रेट अगर हाई है तो हमें डेप्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट होता है उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। टोटल इनकम में से कंपनी की पहले इंटरेस्ट ऑन डेप्ट घटा के फिर उस पर टैक्स दिया जाता है, लेकिन जो डिविडेंड हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को उस पर टैक्स लग के उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर टैक्स रेट हाई है तो डेप्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, इक्विटी को कम प्रेफरेंस देना चाहिए। और अगर टैक्स रेट लो है तो उस केस में हम इक्विटी को प्रेफरेंस ज़्यादा दे सकते हैं और डेप्ट को कम प्रेफरेंस दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी फिर वही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट को कंपेयर करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ज़्यादा आ रही है तो डेप्ट को प्रेफरेंस दो, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज़्यादा आ रही है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम आ रही है तो हमें इक्विटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब जो हम शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, उस समय जो खर्चे होते हैं उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करने की कॉस्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, अंडर राइटिंग कमीशन है, ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाते हैं। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो इक्विटी को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए और डेप्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से डेप्ट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट नील होती है, नहीं होती है, सिर्फ हमें इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद बात आती है रिस्क कंसिडरेशन की। अगर हम रिस्क की माने तो जब हम उधार लेते हैं तब ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि उधार चुकाना पड़ता है और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और अगर हम किसी वजह से उधार नहीं चुका पाते, डेप्ट नहीं रिटर्न कर पाते, उसका इंटरेस्ट नहीं रिपे कर पाते, तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे भी बात आ सकती है। तो रिस्की तो है ही उधार लेना, तो अगर हमें रिस्क का ध्यान रखना है तो इक्विटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके बाद आती है बात फ्लेक्सिबिलिटी की, कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। इसके लिए ये ध्यान देना है कि अगर हम उधार लेते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, रिजिड नहीं है। उधार लिया है तो जब इनकम होगी तब वापस भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐसा नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमें डेप्ट लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम इसलिए होती है इक्विटी शेयर में क्योंकि जिसके पास अगर 51% इक्विटी शेयर चले गए तो कंट्रोल उसी का हो जाएगा। जिसके पास 51% शेयर है तो वो अपने डिसीजन लेगा, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलेगी।
इसीलिए अगर फ्लेक्सिबल देखना है कैपिटल स्ट्रक्चर को तो डेप्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इक्विटी कम। कंट्रोल, अगर कंपनी को ये लगता है कि कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा तो कंपनी को डेप्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा इक्विटी शेयर कोई ले लेता है, 51% इक्विटी शेयर कोई ले लेता है, तो उसके हाथ में कंपनी का कंट्रोल चला जाता है। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को ये लगता है कि हमारे हाथ से कंपनी का कंट्रोल निकल जाएगा, तो वो इक्विटी शेयर मत ना इशू करें, बल्कि डेप्ट ज़्यादा लें, क्योंकि डेप्ट अगर हम किसी से लेते हैं तो उसके हाथ में कंट्रोल नहीं जाता। डेप्ट देने वाला हमारा क्रेडिटर बन जाता है, लेकिन उसके हाथ में कंट्रोल नहीं जाता। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनको फॉलो करते हुए देखना है हमें कि किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन ना हो, और अपनी सुविधा के अनुसार हमें डेप्ट और इक्विटी की प्रॉपर रेशो लेनी है। इसके बाद बात आती है स्टॉक मार्केट कंडीशंस की। अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन बूम पर है, बुलिश ट्रेंड है, यानी कि शेयर्स की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस केस में शेयर इशू करने चाहिए, इक्विटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, डेप्ट को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर डिप्रेशन का ट्रेंड है और शेयर डाउन जा रहे हैं, बियरिश ट्रेंड है, तो उस केस में डेप्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, इक्विटी को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए, शेयर इशू नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं तो कंपनी की इमेज खराब होती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, शेयर नहीं खरीदते, तो कंपनी को उस समय शेयर इशू नहीं करने चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, इसके अलावा जब हम किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो अपने जैसी जो दूसरी कंपनियां हैं जो हमारे जैसा बिजनेस करती हैं, हमारे जैसी प्रॉफिटेबिलिटी कमाती हैं, हमारे जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को भी माइंड में रखकर अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सभी बच्चे इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मन से पढ़ना, ज़रूर आता है इस पे क्वेश्चन, और इनके नोट्स बना के अपने फेयर कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।